हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशंस बहुत ही शानदार चल रही होगी आप लोगों की। तो 2 पार्ट मैंने रिलीज कर दिया था 35 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का। ये आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जिसमें हम 18 से लेकर के जितने भी टोटल 26 नंबर ऑफ चैप्टर्स है, सारे के एमसीक्यूज जो 35 मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते थे। इवन मैंने यहाँ पर आपको पहले भी कहा है कि मैकमिलन बुक के भी मैंने एमसीक्यूज को यहाँ पर लेकर आई हूँ। जिनको भी मैकमिलन के बुक को जिनका पास टाइम नहीं होगा रिवाइज करने का, वो यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये लास्ट है गाइस, अच्छे से प्रिपरेशंस करें। कल आप लोगों का पेपर है, आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग रिफर्स टू। 4 ऑप्शन है, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ई चैनल्स की बात की गई है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अ गुड ब्रांच लेआउट इंक्लूड। तो क्या क्या एक गुड ब्रांच का लेआउट के एडवांटेजेस होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रमोट्स एफिशिएंसी एज इट विल इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विसेज। बी है आपके पास इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस देयर बाय फैसिलिटेटिंग बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टाफ रिजल्टिंग इन बेटर कस्टमर सर्विस। C है provides a comfortable and congenial work environment to the staff, which results in a high employee motivations and act as a moral booster. D है serves as an image building tool for the bank. और है E all of the above. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above. तो सारे के सारे एक गुड ब्रांच लेआउट के एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स आर। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फैसिलिटीज फॉर यूजिंग बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, इजी ऑपरेशंस, इंस्ट्रक्शंस कैरीड आउट बाय सेल्फ, ऑप्शन टू पे यूटिलिटी बिल, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स, सेम बैंक एंड अदर बैंक्स। और आपका लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका भी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जो हैं फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए। जिन्होंने मोबाइल बैंकिंग नहीं भी पढ़ा है तो उनके लिए यहाँ पर फीचर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड किए हुए हैं, ये एक बार आप लोग देख लेंगे। एग्जाम में हो सकता है इसमें से आपको ऑप्शन दे दे, एक करेक्ट और बाकी 3 इनकरेक्ट दे दे और आपको टिक लगाने को मिले। तो इसलिए मैंने मोस्ट पॉसिबल सिनेरियोज को ढूंढ के यहाँ पर लाई हूँ कि जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स नहीं भी पढ़े होंगे वो यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द सर्विसेज ऑफर्ड फॉर द इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स आर। आपके पास 5 ऑप्शन है। व्यू ऑफ बैलेंस एंड लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शंस, जनरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स विद इन द बैंक, यूटिलिटी पेमेंट फैसिलिटीज लाइक पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, एनर्जी बिल एंड ई है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं। Harmonizations of TAT and customer compensation scheme is applicable to all customer transactions, all digital transactions in the bank and all digital transactions across all authorized payment system. And C है आपके पास all the above. क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका होगा all of the above. ठीक है, यहाँ पे ऑफ लगा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं? वन नेशन वन ओम्बड्समैन, सिंगल पोर्टल फॉर ऑल द ग्रीवेंसेस, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ ओम्बड्समैन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट एप्स वर्क विदाउट इंटरनेट फैसिलिटी? मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूपीआई ऐप, UPI 123 पे एंड मोबाइल वॉलेट्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका? UPI 123 पे। आगे चलते हैं। विथ रिगार्ड्स टू द कार्डलेस कैश विड्रॉवल फ्रॉम ATM, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपके पास 4 ऑप्शन है। कस्टमर हैज टू स्कैन UPI QR कोड ऑफ द ATM, कार्डलेस cash withdrawal is interoperable as per RBI directives, debit card is not required and all of the above. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डेबिट कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर इंटरनल कस्टमर, स्टाफ ऑफ द ब्रांच, स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलते हैं। The requirements for delivering
इफेक्टिव सर्विस टू द कस्टमर्स आर, 5 ऑप्शंस है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, हिज इनकम लेवल, हिज फाइनेंशियल प्रोफाइल, हिज नीड्स, हिज रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड हिज लाइफ स्टेज। बी है सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग द राइट प्रोडक्ट्स टू मैच देयर रिक्वायरमेंट। सी है पोस्ट सेल सर्विस, फॉलो अप for customer satisfactions। D है customer empathy and E है all of the above। तो क्या होगा, एक इफेक्टिव सर्विस के लिए, कस्टमर्स की डिलीवरी के लिए किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सारे के सारे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Tie-ups are entered into by banks for bulk sale of the following assets। तो यहां पर बताना है आपको होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलते हैं। वाई सीआरएम, तो क्यों हम सीआरएम टूल का यूज करते हैं, क्यों सीआरएम आया है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके बारे में पूछा है। आपके पास 5 ऑप्शन है। नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड टू ड्राइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉइज। बी है द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द रिटेल बैंकिंग। सी है द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। डी है डिलीवरी चैनल इफिकेसी and applicable applications of technology and E है all of the above। क्या होगा करेक्ट आंसर? all of the above। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एक सही दे देगा और 3 आपको गलत आंसर ऑप्शंस देगा और आपको करेक्ट लगाना है। तो अगर आपको सीआरएम के बारे में पता होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे चारों पॉइंट आपको लिख दिए हैं, तो आसान हो जाएगा एग्जाम में आपको एलिमिनेट करना। आगे चलते हैं। स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ सीआरएम इनिशिएटिव आर, आपके पास 5 ऑप्शन है। Capturing the customer's profile and dissecting the profiles into common informations bucket. B है designing suitable products and services to cater to the different informations bucket. C है offering the products and services to the targeted and segmented customers from the informations bucket with the right pricing and providing the right sales and service processes to achieve the total customer satisfaction. D है tracking the customer information on a dynamic basis to design new products and services. E है all of the above। क्या होगा? all of the above is the correct answer। तो आप एक बार स्टेजेस जो मैंने यहाँ पे चारों लिखवाए हैं उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा गाइस। यहाँ पर मैं जानबूझ के all of the above वाले क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो जाए, एक चीज से 2 काम हो जाए। बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, तो आपके पास 5 ऑप्शन है। इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल फॉर द बैंक, help the banks to drive increased share of wallet of the customer, helps to understand customers lifetime value, helps to manage multi delivery channels in a better way and आपके पास लास्ट है all of the above। क्या होगा? all of the above is the correct answer। तो ये चारों क्या है? बेनिफिट्स होते हैं सीआरएम के। आगे चलते हैं। What does customer relationship management deal with in retail banking? आपके पास 5 ऑप्शंस है। स्टोरिंग क्लाइंट डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, स्टैब्लिशिंग क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर, कीपिंग इन टच विद द कस्टमर्स टू इंश्योर दैट देयर नीड्स आर अंडरस्टूड एंड डी फ्रेंडली बिहेवियर विद द क्लाइंट्स। ऑल ऑफ द अबव। बहुत बेसिक सा सवाल है गाइस, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं। Which of the following fall under the purview of the BCSBI? आपसे एक्रोनिम पूछता है। कल भी मैंने आपको बोला था कि एक्रोनिम वगैरह याद कर लेंगे। एक BCSBI है, TREDS है, इसका भी आपको एक्रोनिम याद होना चाहिए। आपको पूछ सकता है RTGS, NEFT, ECS, EFT, ये सब पूछता है आपसे। तो ये सब ना आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्रोनिम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा है, 4 ऑप्शन है आपके पास। करंट अकाउंट, नॉन रेसिडेंट अकाउंट, PPF एंड ऑल ऑफ द अबव। सीधी सी बात है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कमिटमेंट्स टू कस्टमर्स अंडर BCSBI कवर, तो क्या क्या कवर करते हैं इसमें? सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंसेस, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ऑल ऑफ द। बहुत बेसिक सा सवाल है। आज के डेट में जो भी आप अपने कस्टमर्स को देते हो, जो जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हो, पहले भी ये कमिटमेंट्स टू द कस्टमर्स अंडर BCSBI में ये सारे के सारे कवर थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिजॉल्व BCSBI। फुल फॉर्म क्या होता है? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने बोला है एक्रोनिम आपको याद करना है। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल एक्ट एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर BCSBI? कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006,
Ombudsman schemes for NBFCs, Ombudsman scheme for the digital transactions 2019. Correct answer क्या है इसका? Consumer Educations and Protections Department is the correct answer. आगे चलते हैं. The integrated ombudsman scheme is applicable to all public sector banks, all regulated entities, all NBFCs and all commercial bank. बेसिक सवाल है, करेक्ट आंसर होगा all regulated entities. आगे चलते हैं. Firms needs to collect and analyze the data pertaining to marketing for, चार ऑप्शंस है, projecting their organizations as knowledge oriented, enabling the top management to keep control over the sales force, taking the required steps for effective marketing of their products, and D, for utilizing their information technology capabilities. Correct answer क्या है? Taking the required steps for effective marketing of their products. Next चलते हैं. The purpose of computer uses in marketing information system is primarily to generate reports, to meet specific user needs, retrieval of data and for day-to-day operations. बेसिक सवाल है, इसका आंसर होगा to generate reports. आगे चलते हैं. Professional service provided by the wealth managers include investment planning, retirement planning, tax planning, all of the above. क्या होगा करेक्ट आंसर? All of the above. आगे चलते हैं. A perpetual bond is a financial instrument with 3 years maturity date, 5 years maturity date, 10 years of maturity date and no maturity or unlimited maturity date. क्या होगा करेक्ट आंसर? कोई मैच्योरिटी नहीं होता है, अनलिमिटेड आपको यहाँ पर मैच्योरिटी डेट देखने को मिलता है. परपेचुअल बॉन्ड की बात की जा रही है. आगे चलते हैं. Out of the following, which type of assets management is not followed by wealth management? Asset allocation management, कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट एंड टैक्टिकल मैनेजमेंट. 3 मैनेजमेंट्स यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट्स में होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर. पहला है एसेट, दूसरा डाइवर्सिफाइड एंड तीसरा होता है टैक्टिकल. आपका जो बी है कॉन्सेंट्रेटेड मैनेजमेंट, ऐसा कोई भी मैनेजमेंट है ही नहीं वेल्थ मैनेजमेंट में. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इलिक्विडिटी, सेफ्टी, रिटर्न एंड रिस्क. 3 होते हैं आपके, सेफ्टी, रिटर्न एंड रिस्क. इलिक्विडिटी कोई भी एलिमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज. कौन कौन से सर्विसेज ऑफर करते हैं? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अंडरराइटिंग, इक्विटी रिसर्च एंड ऑल ऑफ द अबव. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव. आगे चलते हैं. SEBI has mandated that one must have a minimum corpus of INR dash to start investing with the PMS. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, सर्विस की बात की जा रही है. तो यहाँ पर ये अक्सर क्वेश्चंस आते ही हैं कि कितना अमाउंट होता है. तो ₹100 लाख, ₹5 करोड़, ₹50 लाख एंड ₹25 लाख. आंसर होगा ₹50 लाख. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे. चलिए आगे चलते हैं. ये बेसिकली जितने भी हमारे HNI कस्टमर्स होते हैं ना, वही पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट ही देखिए इसका 50 लाख का है. आगे चलते हैं. एज पर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर शुड बी. कितना होना चाहिए? ₹100 करोड़, नो सच रिक्वायरमेंट, ₹5 करोड़ एंड ₹10 करोड़. अभी आपसे पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में पूछा है, तो कितना है? ₹5 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होता है. ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जितने हमारे HNI कस्टमर्स होते हैं उन्हीं के साथ हम यहाँ पर डील करते हैं. आगे चलते हैं. इन न्यू टैक्स रेजिमे the exemptions limit for super senior citizen of age 80 years and above for the financial year 2021 to 2022 is ₹5 lakh, nil, ₹3 lakh and ₹2.5 lakh. इसका आंसर होगा डी, ₹2.5 lakh. याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखा रही हूँ. आगे चलते हैं. Rebate under section 87A of the Income Tax Act helps taxpayers to reduce their tax to nil. And if the total income after deductions under the chapter 6A does not exceed ₹5 lakh in a financial year, this provision is applicable in. इसमें एप्लीकेबल है, न्यू टैक्स रेजिम में है, ओल्ड टैक्स रेजिम में है, A and B बोथ में है, और ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है. तो इसका आंसर होगा बोथ A and B, यानी न्यू एंड ओल्ड दोनों टैक्स रेजिम में इसका प्रोविजन दिया हुआ है. आगे चलते हैं. इफ अ पर्सन विद द हायर इनकम इन्वेस्ट मोर इन टैक्स सेविंग स्कीम्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑप्शन इज बेटर फॉर द टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू? तो टैक्स सेविंग करने के लिए कौन सा ज्यादा बेटर है? न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, ईदर
of A or B and tax outgo is same in the old and new tax regime. ये तो आपका ऐसे ही हट जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, दोनों के जो टैक्स रेजिम में सेम तो आपका टैक्स आउटगो नहीं है, डिफरेंस तो आया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ओल्ड टैक्स रेजिम। अगर किन्हीं को टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, ओल्ड टैक्स रेजिम। आगे चलते हैं। पैरा बैंकिंग रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनली, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओनली। ये तीनों ही पैरा बैंकिंग में आते हैं। आपका वेल्थ मैनेजमेंट पूरा पैरा बैंकिंग में आता है, आपका LIC आता है, ठीक है, आपका जो वो पेंशन प्लान्स होता है, ये सब आपके पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में आते हैं। आगे चलते हैं। Banks distribute the following types of products in life and non-life insurance business, such as regular premium individual policy, group insurance policy, single premium individual policies, and all of the above. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, all of the above। तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं इन लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। आगे चलते हैं। Which of the following is not the silent features of mutual fund? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लिक्विडिटी। करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी आपका साइलेंट फीचर्स नहीं होता है, ये तो साइलेंट फीचर्स किसी का भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका 3 यहाँ पर साइलेंट फीचर है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। आगे चलते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में एक और चीज आप करना, SIP एंड SWP भी पढ़ लेना, ठीक है, और आप ELSS पढ़ लेना। लॉक इन पीरियड होता है ELSS में, आप ये पढ़ लेंगे, और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, इसको भी वैसे मैंने इन सारे के आपको करा रखे हैं, MCQs भी करा रखे हैं, तो एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा। क्लोज एंडेड ओपन एंडेड में क्या होता है, इसमें लॉक इन पीरियड होता है, आप मैच्योरिटी के से पहले रिडीम नहीं कर सकते हैं, और ये क्या होता है, आप कभी भी इसको रिडीम कर सकते हैं ओपन एंडेड के केस में। SIP आपको पता होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, और ये सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है। ELSS में आपको देखना है, आपको लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। तो एक बार ये सब प्लीज गाइस देख लीजिएगा। काफी सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, स्टिल मैंने सोचा एक बार आपको यहाँ पे भी याद दिला दूं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एज अ कॉर्पोरेट एजेंट बैंक्स कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स ऑफ वन लाइफ इंश्योरर, स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एंड वन नॉन लाइफ जनरल इंश्योरर, या ऑल ऑफ द अबव। तो बैंक्स यहाँ पर क्या कर सकता है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। अब आपके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 26 तक जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते थे गाइस, मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। 35 करके मैंने 3 पार्ट में इसको बनाया था, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए पढ़ना। अब कल एग्जाम है, तो तीनों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तीनों पार्ट को। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके MCQs गए हैं, उसको भी आप रिवाइज कर लेना, और जो 300 वाला भी गया है उसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से जाने के चांसेस ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इससे बाहर का हो। और मैं शाम में एक और आपके लिए रिलीज करूंगी, जिसमें मैं बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाली हूं। तो गाइज उसके लिए भी रेडी रहिएगा, मैं 20 से 25 ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी। ये सारे क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। और रही बात एक्सप्लेनेशंस की, तो गाइज इतने सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, तो एक्सप्लेनेशंस में थोड़ी बहुत एरर हुई होगी, लेकिन जो क्वेश्चंस के आंसर्स है सभी के करेक्ट हैं गाइज। तो सभी को प्लीज एक बार देखिएगा। ये 300 में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए थे, तो सम एरर्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा है। अभी आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। डाउट हो रहा है तो आपने RBWM कंपोनेंट पढ़ा ही होगा, अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, या चैट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैकमिलन की बुक उठा लीजिए, और फटाफट जो भी मैंने MCQ कराया है तो इसको एक बार जाके उसमें गो थ्रू कीजिए, कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। अच्छे तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए, बढ़िया तरीके से कल एग्जाम देकर आइएगा। एंड आई होप आप सभी के पेपर बहुत अच्छे जाए और हर कोई RBW में बहुत अच्छा मार्क्स लाए। बिल्कुल पैनिक नहीं होइएगा, काम होकर आराम से एग्जाम देने जाइएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। एक मैंने आपको यहाँ पर बोनस क्वेश्चन दे दिया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक्स एज अ कॉर्पोरेट एजेंट इज 1, 5, 2 एंड नो लिमिट। सीधी बात है, कोई लिमिट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका बोनस क्वेश्चन। अच्छे से एग्जाम्स के प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक देना चाहते हैं फीडबैक दीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है, यू आर ऑलवेज वेलकम।
क्वेश्चन पूछे मुझसे, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं इजीली आपको उसको सॉल्व कर दूंगी। दूसरा, आप लोगों का किसी का भी कोई भी पेपर खराब हो गया है, चाहे वो पीपीबी हो, चाहे वो आईआईएफएस हो या एएफएम हो, बिल्कुल भी इसके ग्रजेस लेकर मत जाना आरबीडब्ल्यूएम का पेपर देने। एकदम चल मोड में जाइएगा पेपर देने, अच्छी तरीके से एग्जाम्स को देकर आइएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस, अब इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है यहाँ पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। मिलते हैं अब हम लोग एग्जाम के बाद।